हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि जो टैक्सेस थे अब इंक्रीज़ करने का उनको सोचा गया। क्यों? क्योंकि बहुत जगह से प्रेशर आ रहा था पैसों का और ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी थी, उसमें खजाना मतलब नहीं था, उसमें पैसे नहीं थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना कि बॉर्डर टू इनहेंस टैक्सेस, कि अब उन्होंने क्या सोचा, लास्ट ऑप्शन यही है कि अब टैक्स इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट। आई विल गिविंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इससे आगे समझने से पहले हमें थोड़ा सा फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जान लेना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम में पहले ब्राह्मण मतलब प्रीस्ट आते थे, फिर क्षत्रिय एक तरीके से नोबल्स आते थे, एंड देन आते थे शूद्र। शूद्र इन द सेंस आर्टिसंस, जैसे जो चमड़े का काम करते हैं या ऐसे काम जिन्हें निचली जाति का समझा जाता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे यहाँ कास्ट प्रोबेबली थी। तो क्या हुआ, जब लुइस 16 जब राजा थे उस टाइम पीरियड में भी एक फ्रांस की सोसाइटी में एक तरीके से कास्ट सिस्टम कह सकते हो, ईस्टेट सिस्टम चलता था, जिसमें फर्स्ट ईस्टेट, सेकेंड ईस्टेट एंड थर्ड ईस्टेट में उनकी फ्रेंच की पूरी जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। जो फर्स्ट ईस्टेट था उसमें क्लर्जी इन द सेंस जो चर्च के कह सकते हो हेड होते हैं, या हमारे उसमें बोले तो ब्राह्मण प्रीस्ट होते हैं, वो आते थे। जो सेकेंड ईस्टेट होता था उसमें नोबल या नोबल फैमिली के लोग आते थे। ठीक है, और जो थर्ड ईस्टेट था उसमें आर्टिसंस, पीजेंट्स, लॉयर्स, मतलब चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड, लेकिन जो भी इंसान किंग मतलब जो नोबल्स हैं उनकी फैमिली, और या फिर जो ब्राह्मण या फिर आप कह सकते हो क्लर्जी हैं, प्रीस्ट हैं, उनकी फैमिली से अलग है, चाहे वो कोई भी हो, पीजेंट्स हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो मर्चेंट्स हो, कुछ भी हो, वो थर्ड ईस्टेट में आता था। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं कि अब हमें क्या मतलब, चाहे उनके यहाँ फर्स्ट ईस्टेट में आते हो, चाहे सेकेंड ईस्टेट में आते हो, चाहे थर्ड ईस्टेट में आते हो, हम इस सिस्टम को या हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे टैक्स सिस्टम डिसाइड किया जाता था। अर्थात कि जो ये फर्स्ट ईस्टेट थे और जो ये सेकेंड ईस्टेट के पीपल हुआ करते थे, मतलब आप कह सकते हो किंग के जो मतलब दरबार में जो लोग बैठते हैं, मिनिस्टर्स इन द सेंस, वो क्लर्जी मतलब प्रीस्ट, चर्च वाले लोग, इन सब को टैक्स नहीं देना होता था, मतलब दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टैक्स सिस्टम। इन्हें टैक्स देना ही नहीं होता था। आप कह सकते हो ये भी और ये दोनों एक्सक्लूड कर दिए जाते थे। तो बचा कौन? बचे पीजेंट्स, लॉयर, आर्टिसंस। ये वो लोग थे जिन्हें टैक्स देना पड़ता था। मर्चेंट्स हो, मतलब नोबल फैमिली के अलावा जो भी है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये सोचो, कंट्री इतनी बड़ी, कंट्री में सारे लोग रहते हैं, राजा का महल भी इतना आलीशान, वो भी बहुत पैसों से, और बहुत उसके लिए भी मेंटेनेंस के लिए बहुत खर्चा लगता है, और पैसे सिर्फ ये लोग पे करेंगे। अब जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड थी। 90% जो पीपल थे वो थे थर्ड ईस्टेट वाले, लगभग आप कह सकते हो 9% जो पीपल थे वो थे नोबल्स, लगभग 9% जो था, और लगभग 1% थे मतलब आप एक, मैं रेशियो में मतलब मेरा करेक्ट नहीं है, बट मैं एक तरीके से अंदाज़ में बता रही हूँ आपको कि
1% नोबल्स थे, 1 to 2% होंगे, 8-9% या 7-8% थे आपके क्या प्रीस्ट या क्लर्जी, और जो 90% थे वो थे आपके पीजेंट्स एंड लॉयर। मतलब इतनी बड़ी इनकी पॉपुलेशन थी, इसमें मिडिल क्लास भी आते थे और जो थोड़े से रिच व्यापारी थे वो भी आते थे, एजुकेटेड भी आते थे, अनएजुकेटेड भी आते थे। मतलब आप कह सकते हो कॉमन पीपल इसमें ही आते थे ज़्यादातर, पर इन्हें कोई प्रिविलेज नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं। जो भी इतने सब का जो बोझ था वो सारा इस 90% पॉपुलेशन पर ही पड़ता था। So actually this was the main problem of the tax system in France। मतलब जो फ्रांस कंट्री जो थी उसमें जो मेन प्रॉब्लम थी ना टैक्स को लेकर, वो यही थी। और यही एक बहुत बड़ा कारण बना था। यहीं से लोगों के दिमाग में आया था कि भाई रहते ये भी कंट्री में है और हम भी कंट्री में रहते हैं, हम तो कॉमन पीपल हैं, और टैक्स सिर्फ हम ही क्यों पे करें। मतलब पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मोटिव था वो ये नहीं था कि मोनार्की हटा दी जाए, वो उनका पहले जो मोटिव था, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में मोटिव था, वो ये था कि टैक्स हम ही ना पे करें, सब पे करें, हमें भी राइट टू लिव हो, हमें भी फ्रीडम हो। क्योंकि ऐसा था कि लुई 16 के काल में ना सेंसरशिप थी। सेंसरशिप इन द सेंस, अगर न्यूज़पेपर छपेगा या कोई भी न्यूज़ चैनल पे कुछ भी न्यूज़ आएगी तो सारी चीज़ ना पहले, या फिलोसोफर्स कुछ छापेंगे तो सारी चीज़ पहले किंग के पास आती थी। अगर वो अप्रूवल दे देता था, मतलब अप्रूवल वो कब देगा, जब उसके खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो ही वो आगे जाती थी चीज़। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जब फ़िलोसोफर्स ने भी इस सेंसरशिप को अबॉलिश किया, मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या मोटिव था और क्या क्या चीज़ें चेंजेस आए। उसके बाद जब सेंसरशिप अबॉलिश हो गई तो फ़िलोसोफर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्योंकि एक्चुअली दे वर द ओनली पीपल जो अपने थॉट्स अपनी बुक्स के माध्यम से, अपने बुक्स के मीडियम से लोगों तक पहुंचाते थे, और फिर लोगों के अंदर वो चीज़, भावना जागती थी उस चीज़ की कि नहीं, अब हमें भी इस तरह की गवर्नमेंट चाहिए या हमें भी अब उस तरह की गवर्नमेंट चाहिए। तो टैक्स सिस्टम की असल में ये दिक्कत थी कि टैक्स असल में सिर्फ इन्हें ही पे करना होता था। और एक और चीज़ थी, ये तो हो गई, हमने सोसाइटी समझ लिया, टैक्स सिस्टम समझ लिया। अब जो दूसरी चीज़ हमें समझनी है वो समझनी है हमें कि जब कोई भी राजा कोई डिसीजन लेता था तो फ्रांस में क्या रूल था कि अगर किसी भी राजा को कोई भी डिसीजन लेना है तो ई स्टेट, अभी हमने ई स्टेट समझ लिया क्या होते हैं। ई स्टेट के ना जनरल्स होते थे, जनरल्स इन द सेंस ई स्टेट्स के लीडर या उनके हेड। अगर किसी भी ई स्टेट को कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे थर्ड ई स्टेट की कोई प्रॉब्लम्स है, ज़्यादातर उनकी प्रॉब्लम सुनी नहीं जाती थी, बट अगर उनको प्रॉब्लम है या फर्स्ट ई स्टेट को प्रॉब्लम है या सेकंड ई स्टेट को प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो है नहीं कि राजा हर एक इंसान की बात सुनेगा। राजा क्या करता था, जो उनके ई स्टेट जनरल होते थे, ये जो कॉमन पीपल थे, जैसे प्लस एंड माइनस ये कॉमन पीपल हैं, ये मल्टीप्लाई जो उनका हेड है उसको जाके बताते थे दिस वाज ई स्टेट जनरल। एंड फिर ये क्या करता था, ये फ्रांस के किंग विच वाज लुई 16 और उससे पहले भी कोई और रहा होगा, ये जाके इनको बताते थे। तो एक्चुअली इस तरीके से एक चेन घूमती थी। इसी तरीके से अगर कभी किंग को कोई डिसीजन लेना होता था तो अब वो है, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे, भाई कंट्री में तो कितने सारे लोग होंगे, उस सारे लोगों को तो नहीं बुला सकता ना कि आओ मैं डिसीजन लेने वाला और मुझे वो दो कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो क्या करता था, वो ई स्टेट जनरल्स बुलाता था। अब ये मत समझिएगा कि ई स्टेट जनरल का मतलब है एक ई स्टेट जनरल या दो ई स्टेट जनरल। ई स्टेट जनरल होते थे, अगर हम फर्स्ट ई स्टेट के देखें तो वो 300, सेकेंड ई स्टेट के देखें वो भी 300, और थर्ड ई स्टेट के देखें तो वो 600। पर अगेन एक प्रॉब्लम आती थी कि जब ये कोर्ट में बैठते थे
तो जो फर्स्ट ई स्टेट है, सेकंड ई स्टेट है, वो तो एक दूसरे के मुंह के सामने करके बैठ सकते थे, पर जो थर्ड ई स्टेट है उन्हें ना कॉर्नर पे खड़ा होना पड़ता था। उन्हें इससे भी कोई तकलीफ़ नहीं थी, चलो कोई नहीं, ये भी चलता है। पर जो मेन दिक्कत थी वो ये थी कि उस कोर्ट में क्या रूल था कि फर्स्ट ई स्टेट का एक वोट, सेकेंड ई स्टेट का दूसरा, मतलब ऐसा नहीं था कि अगर 300 पीपल हैं तो उनके 300 वोट होंगे। ऐसा था कि अगर 300 पीपल हैं तो उनका कंबाइंड 1 वोट होगा। अगर 600 पीपल हैं तो उनका कंबाइंड 1 वोट होगा। अगर जैसे सेकेंड ई स्टेट में भी 300 ही थे, तो अगर 300 पीपल हैं तो अगेन उनका कंबाइंड 1 वोट होगा। तो ज़्यादातर क्या होता था कि फ़र्स्ट ई स्टेट और सेकेंड ई स्टेट वो तो हमेशा फेवर में ही रहेंगे, चाहे टैक्स बढ़ाना हो या कोई और काम करना हो, क्योंकि जो जितने भी टैक्स पे करना होता था वो तो इन्हें करना होता था, तो इन्हें उससे क्या दिक्कत है। तो इसीलिए ये अपना 1 वोट और ये भी अपना 1 वोट हमेशा फेवर में देते थे। और बचे ये चाहे बेशक नंबर में 600 हो, मतलब इन दोनों से इंडिविजुअली तो ये ज़्यादा ही है, पर फिर भी ये हमेशा हार जाते थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ई एंड सेकेंड ई स्टेट को 1-1 प्लस वोट करके 2 वोट हो जाते थे और इनका 1 ही वोट रह जाता था, एंड किंग तो हमेशा इन दोनों की ही साइड लेता था। तो दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम। उनको तो यहाँ तक भी चल रहा था कि कोई नहीं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि जब कोई डिसीजन लिया जाता था तो इनके वोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो अब हमें ये देखना है, ये मैं एक सस्पेंस आपके लिए छोड़ रही हूँ, वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि आखिर इन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए किंग को क्या सॉल्यूशन बताया, फिर किंग का क्या रिएक्शन रहा और फिर उस रिएक्शन ने कितना बड़ा, इस रिएक्शन का कितना बड़ा परिणाम रहा जो किंग भुगतता रहा, मतलब लाइफ लॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव sufficed in the 18th century. French society was divided into 3 states. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 3 states में divided थी, and only members of the third estate were paying taxes. सिर्फ third estate ही पे करता था. The society of estate was a part of the feudal system which prevailed back to the Middle Ages. Okay. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्यूडल सिस्टम, पहले इसको समझते हैं फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या था बच्चे? क्या था कि सारा जो लैंड था, ओके, वॉज ऑफ किंग। पहले इसको समझना कि सारा जो लैंड था वो किंग का है। किंग ने वो जो लैंड है वो नोबल ए, नोबल बी और नोबल सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नोबल्स तो उन खेतों पे या उन लैंड पे काम नहीं करेंगे, तो वो कौन करेगा फिर काम? काम करेंगे थर्ड स्टेट वाले पीजेंट्स और फार्मर्स। तो जैसे अब ये नोबल ए है तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा चालाकी दिखाएगा। ये पीजेंट्स को क्या करेगा, लैंड दे देगा। जो लैंडलेस फार्मर्स ये पीजेंट्स होते थे वो इस चीज़ का शिकार होते थे, उनके पास लैंड नहीं होता था। अब भूख से मरने से तो अच्छा है मरता क्या नहीं करता, तो वो यही सोचते थे कि कोई नहीं, हमें कहीं ना कहीं से तो लैंड मिल ही रहा है ना, हम इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब जैसे ये नोबल ए है, ये क्या करेगा, जैसे 3 लैंडलेस फार्मर्स हैं उनमें अपनी जो ये लैंड है इसको बांट देगा। ये क्या कहेगा इनसे कि ठीक है, जो भी तुम इस पर प्रोड्यूस करोगे वो तुम्हारा, मतलब जो अनाज तुम इस पर प्रोड्यूस करोगे दैट विल बी योर्स। ठीक है, चाहे यहाँ करो, मतलब जो भी ये तीनों लैंडलेस फार्मर्स इस पे प्रोड्यूस करेंगे अनाज वो तुम्हारा, बट जब भी मैं तुम्हें किसी काम के लिए बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। अब चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आर्मी में सर्व करना हो या इंस्टीट्यूशन में झाड़ू पोछा लगाना हो, मतलब कुछ भी हो, और आना तो पड़ेगा, पर मैं उसके लिए तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देनी पड़ेगी। मतलब ये क्या बात हुई, लैंड तो किंग का नहीं है, लैंड तो सारे लोगों का है, उसमें भी चलो कोई नहीं, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से ही तो बोल रहे हो कि तुम उसका
वो रख सकते हो, जो भी तुम उसमें अनाज ग्रो करो, तो फिर हम क्यों आएंगे तुम्हें सर्विस देने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम हमें उसके पैसे भी नहीं दोगे। तो अब अगर आप सोचो कि अगर 7 नोबल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 नोबल है। अगर एक नोबल 3 इंसान को ज़मीन बांट रहे हैं, 3 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 3, मतलब 21 लोग, राइट, 21 लोगों को उसने ज़मीन दी, और जब वो चाहे उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, चाहे उनको मतलब कोई भी दिक्कत हो, पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करा सकता है। तो वो तो हमेशा इसी कर्जदारी में, मतलब इसी फ्यूडल ड्यूज़ में, बेसिकली ये ड्यू ही तो हुआ कि हम पैसे के बदले तुम्हें सर्व कर देंगे, तुम्हें सर्विस देंगे, चाहे तुम हमसे झाड़ू पोछा लगवाओ, चाहे कुछ और करो। तो गरीब इंसान तो हमेशा इसी एक चेन में फंसा रहता था। तो दिस वॉज नोन एज फ्यूडल सिस्टम। किंग कहता था ऑल लैंड वॉज ऑफ किंग, सम लैंड वॉज गिवन टू नोबल्स, then it is distributed among the peasants which they cultivated, and their produce was of their own. But peasants have to serve free of cost to king or to the nobles, like in army, road construction, institutions, etc. So this basically in feudal system, whenever noble will ask peasant for some work, so either has to go or has to give their land off. So at last, this is how peasants or the small farmers, landless farmers, were always chained in this फ्यूडल ड्यूज सिस्टम। मतलब इसी फ्यूडल ड्यूज के सिस्टम में वो हमेशा चेन रहते थे, और इसे ही हम फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें पीजेंट्स जो थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, वो हमेशा ही मतलब इसी चक्कर में ही उलझे रह जाते थे। अब मैंने आपको एक और बात है इसमें, कि जो बच्चे ये ईस्टेट का सिस्टम था ना, इसका बोलते थे ओल्ड रिजाइम। It basically old regime describes the society and institution in France before 1789, क्योंकि अभी ये जो टाइम चल रहा है, ये चल रहा है 1774 का। 1774 जब किंग जो लुई 16 था उसको राजगद्दी मिल गई और ये सारा काम हो गया। बट 1789 में हमने अभी पढ़ा था ना कि 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, एक बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है किंग के खिलाफ। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1789 में विद्रोह हो गया तो अब तो ये सिस्टम हट ही जाना है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम था ये बिफोर 1789 था। दिस ईस्टेट सिस्टम describes the society and institution in France before 1789. 1789 के बाद चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, ये सिस्टम दोबारा लागू नहीं किया गया। मतलब आप देखोगे कि फ्रांस में ना बहुत बार कभी कन्वेंशन, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कभी फिर से मोनार्की, कभी डिक्टेटर, बहुत सारे सिस्टम्स रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आए हैं। तो कोई भी चाहे चेंज आए हो, आफ्टर 1789 ये सिस्टम रिज्यूम नहीं हुआ, चाहे आसमान धरती एक हो गए हो, पर कुछ ये चीज़ दोबारा नहीं हुई। तो दिस वाज द ओल्ड रिजाइम is the system of e-state basically, and it describes a society and institution in France before 1789. Okay, let's start. तो मेरे ख्याल से आपको ये फ्यूडल सिस्टम समझ आ गया होगा। तो द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। तो अब जो ये सोसाइटी थी स्टेट की, वॉज अ पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। कैसे, मैंने बता दिया। विच प्रिवेल्ड बैक टू द मिडल एजेस। द टर्म ओल्ड regime is generally used to explain the institution and society of France before 1789.
ठीक है। तो डिस्क्राइब्स द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इन फ्रांस बिफोर 1789, जो कैसा था देखो। फर्स्ट स्टेट में आ गए क्लर्जी, सेकेंड स्टेट में आ गए नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में क्या क्या दिख रहा है देखो, बिग बिजनेसमैन भी हैं, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी भी हैं, अब कोर्ट ऑफिशियल्स मतलब लॉयर्स एंड जजेस भी हैं, पीजेंट्स भी हैं एंड आर्टिसंस भी हैं, एंड स्मॉल पीजेंट अब ये लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स भी हैं। तो ये जो फिगर है यहाँ लिखा हुआ है इट refers to the society of estates. Note that within the third estate some were rich and others were poor. पर बात नोट करने की एक्चुअल में तो ये है कि चाहे कोई रिच हो चाहे पुअर हो, अगर वो राजकीय घराने और क्लर्जी मतलब प्रीस्ट्स के उससे वहाँ से नहीं है तो वो सारे ही थर्ड स्टेट में गिने जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके। तो द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी was organized as represented in figure 2. Peasants made up nearly 90% of the population, जो अभी मैंने आपको समझाया था। तो अब देख लेते हैं इसमें कैसे है। देखो ये जो है ये है nobleman. The nobleman is the spider, the peasant the fly. Okay. This poor fellow brings everything, grain, fruits, money, salad. The fat lord sits there ready to get it all. He does not even care to graze him with a look. The more the devils has, the more he desires. Okay, so describe why the artist had portrayed the peasant as the fly and the nobleman as the spider. क्वेश्चन ये उठता है कि ये इसको इन्होंने स्पाइडर और इसको फ्लाई क्यों बनाया है? यहाँ लिखा हुआ है ना कि द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड एनोनिमस इचिंग, तो ये क्यों बनाया है? अब सोचने वाली बात है। तो इसका आंसर आप सोच के कमेंट में लिखिए। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो जब इसका पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। अंडरस्टूड? तो इतने आप लोग सोचिए एंड जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा, जिससे आई विल गेट टू नो कि क्यों बनाया है ना भाई।